हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी सेकंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एमपीसी 023 सब्जेक्ट कोड के लिए इजी नोट्स एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज हमारा 6th वीडियो है जिसमें हम 20th टॉपिक ऑनवर्ड्स कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक को आप प्रीवियस वीडियोज में कवर कर चुके हैं। बिना किसी डिले के शुरुआत करेंगे क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स हैं इस पेपर में जो आपको कंप्लीट करने हैं और जो वीडियोज हैं वो हमारे अब तक 5 हो चुके हैं। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे ब्रीफ थेरेपी एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ब्रीफ थेरेपीज। समझेंगे कि ब्रीफ थेरेपीज होती कौन सी हैं, किन थेरेपीज को ब्रीफ थेरेपीज के अंडर रखा जाता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा गया है। वैसे तो मैं वही बात रिपीट कर दूं जो हर बार कहती हूँ कि सभी टॉपिक इजी नोट्स के इंपॉर्टेंट ही हैं जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो बहुत बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, गलती से भी मिस नहीं करने हैं। ये टॉपिक उनमें से एक है ब्रीफ थेरेपी का। तो ब्रीफ थेरेपी रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट इज डिजाइन टू बी कंसाइज, फोकसिंग ऑन अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम्स इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस। सब कुछ ब्रीफ है। अगर आप ध्यान से देखें, नंबर ऑफ सेशन ब्रीफ हैं, हमें जो आउटकम्स हैं उनको अचीव करना है एक लिमिटेड टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम जो है वो ब्रीफ है। उसके अलावा ये इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि एक शॉर्ट टर्म में अचीव की जाए तो जाहिर सी बात है वो ब्रीफ हो जाती है। तो उसी को हम ब्रीफ थेरेपी कहते हैं। कोई भी ऐसी थेरेपी जो इतने एक कम नंबर ऑफ सेशंस में अगर कंप्लीट कर ली जाती है तो वो ब्रीफ थेरेपी के अंदर आ जाती है। द कोर आइडिया इज टू एड्रेस प्रॉब्लम एफिशिएंटली व्हाइल प्रमोटिंग रैपिड इफेक्टिव चेंज। अनलाइक ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी, ये लॉन्ग टर्म में किसको रख रहे हैं, जैसे कि साइकोडायनामिक्स में यूज होने वाली जो थेरेपी होती है काफी टाइम लेती हैं और भी काफी सारी होती हैं, तो वो जो ज्यादा टाइम लेती हैं उनसे ये दूसरे तरीके की थेरेपीज होती हैं जिनको हम ब्रीफ थेरेपी कहते हैं, शॉर्ट टर्म थेरेपी भी कहते हैं। अच्छा, आप एक चीज समझिएगा कि जिस तरह से आपके पास अगर किसी टॉपिक पर बहुत लॉन्ग वीडियो है और वही टॉपिक आपको शॉर्ट वीडियो में नजर आ रहा है तो आप प्रेफर करते हैं शॉर्ट वीडियो में देख के अपना टाइम सेव करना, है ना। वही कॉन्सेप्ट है जैसे पहले वनडे के मैच हुआ करते थे, वनडे से पहले टेस्ट मैचेस लंबे लंबे चलते थे। हालांकि क्रिकेट लवर्स को तो वो भी अच्छे लगते हैं आज भी, लेकिन फिर भी वो 5 डेज के मैच वनडे और वनडे के जो मैचेस हैं अब 2020 में कन्वर्ट हो गए। तो हर चीज जो है वो शॉर्ट में क्विकली अगर इफेक्टिव तरीके से यूज में आ रही है तो वो शॉर्ट टाइम में भी बुरी नहीं है। तो वही ब्रीफ थेरेपी का जो है कॉन्सेप्ट है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अब आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो इनमें हम किन किन चीजों को देखते हैं ब्रीफ थेरेपी में। ये गोल ओरिएंटेड होती हैं। सेशंस आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड क्लियर स्पेसिफिक गोल, जो कि क्लाइंट के लिए हमें क्या करना है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्लियर गोल्स होते हैं। शॉर्ट में गोल्स बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इश्यू पे फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं की जाती है। हालांकि जितना कुछ हमें थेरेपी में रिक्वायर्ड है उसमें तो डिटेलिंग होती है, लेकिन जहां पर हम चीजों में कट शॉर्ट कर सकते हैं वहां पर हम करते हैं। सोल्यूशन फोकस्ड होती है ज्यादातर। जो यहाँ पे जो थेरेपी यूज होती है उनकी अप्रोच ही सोल्यूशन फोकस्ड होती है। मतलब उनमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम सोल्यूशन पर पहुंचे और हमारी जो स्पीड है वो भी तेज रहे। टाइम लिमिटेड होती है, ये तो बात हमने करी ली। एक्टिव थेरेपिस्ट रोल, यहाँ पे जो थेरेपिस्ट का रोल है वो काफी एक्टिव है। आप भी ये बात जानते हैं कि अगर काम क्विक हो रहा है, अच्छे तरीके से भी हो रहा है, एफिशिएंसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है और प्रोसेस में भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक हमें एक्टिव थेरेपिस्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो चीजों को बेहतर तरीके से कर सके। कौन सी वो थेरेपीज हैं जो ब्रीफ थेरेपीज की कैटेगरी में आती हैं? सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, जो हम जिसको आपने पहले पढ़ा है, ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड गोल डायरेक्टेड अप्रोच होती है जो कि इस बात पर फोकस करती है कि सोल्यूशन पे फोकस करती है। आपको ध्यान होगा मैंने इसी सीरीज में आपको सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी समझाई थी, तो वो हम ब्रीफ थेरेपी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ब्रीफ थेरेपी का एक मेन गोल ही यही है कि सोल्यूशन पर फोकस करती है वो। तो सोल्यूशन फोकस थेरेपी में कैसे नहीं आएगी, आप सोचिए, बिल्कुल आएगी। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये टाइम लिमिटेड फॉर्म होती है सीबीटी की, जिसमें जो क्लाइंट होता है उसकी हेल्प की जाती है, उसके चैलेंजेस को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके डिफिकल्टीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं उन पर वर्क किया जाता है, उसके डिस्ट्रेस को कम किया जाता है। तो ये टाइम लिमिटेड हो जाती है। सीबीटी तो वही रहती है ये, पर ये टाइम लिमिटेड हो जाती है। नैरेटिव थेरेपी, जहां पे क्लाइंट्स को एनकरेज किया जाता है अपने आंसर्स को रिफ्रेम करना, अपने प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करना, अपनी पर्सनल स्टोरीज को रिफ्रेम करना और अपनी जो डिफिकल्टीज है उनको सॉल्व करने में उनकी हेल्प करना, वहां पे नैरेटिव थेरेपी बन जाती है। तो ये भी इसका एक टाइप हो सकती है। कौन कौन से वो फैक्टर है जो ब्रीफ थेरेपीज को डेवलप करने में इन्फ्लुएंस करते हैं? इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, भाई कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। जैसे मैंने अभी आपको टाइम एफिशिएंसी वाली बात बताई कि वही काम आपका 1 मिनट के वीडियो में क्विकली हो रहा है और वही काम आपको पूरी कोई कहानी सुना के 10 मिनट के वीडियो में बता रहा है, तो आप कभी प्रेफर नहीं करेंगे। और यही एक वो बात है जिसकी वजह से यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस का इंट्रोडक्शन हुआ कि जो बात शॉर्ट में हो सकती है उसको जबरदस्ती खींचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जो वीडियोस है ना जो आप देख रहे हैं, इन्हें आप कभी भी शॉर्ट में नहीं देख सकते।
जो आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होते हैं उन सब के लिए हमें बड़े वीडियोस चाहिए होते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है। तो फिलहाल यहाँ पे कॉस्ट और टाइम एफिशिएंसी देखने को मिलती है इस तरीके की जो थेरेपीज होती है ब्रीफ थेरेपीज में। Managed care influence. With the rise of managed care in the 1980s and 1990s, there was pressure to limit the number of therapy sessions covered by insurance, pushing for shorter, more focused treatment. तो ऐसा भी होता है कि जब जैसे कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, राइट, तो उसका बिल तो जो है वो कंपनी भरेगी क्योंकि उसकी हेल्थ पॉलिसी चल रही है, लेकिन हर चीज में एक क्लॉज होते हैं ना, हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है ना, तो उस लिमिटेशन के बाहर तो जाकर जो हेल्थ पॉलिसी वाले हैं वो भी बजट नहीं पार करेंगे। कुछ तो जो भी उनके टर्म्स एंड पॉलिसीज होती है मैं उसके बेसिस पे कह रही हूँ, ऐसे मैं कोई हेल्थ पॉलिसी को ना प्रमोट कर रही हूँ ना कुछ मैं डिटेलिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ चीजों में क्या होता है जहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं वहां पे हमें नंबर ऑफ सेशंस को उस हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। कुछ थ्योरेटिकल शिफ्ट्स भी हुए साइकोथेरेपी में। बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव थेरेपी, द सक्सेस ऑफ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस which are often brief influence the field towards therapies that could show tangible results quickly। जब बिहेवियरल और कॉग्निटिव थेरेपीज का इंट्रोडक्शन हुआ, जब ये थ्योरीज थेरेपीज आई, तब देखा गया कि छोटे लेवल पर भी काम हो सकता है, उसको डिटेलिंग करके बड़ा ही करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से इनके इंट्रोडक्शन की वजह से भी ऐसा हुआ। सोल्यूशन फोकस्ड और नैरेटिव थेरेपीज के इंट्रोडक्शन की वजह से भी हुआ कि जब ये थ्योरेटिकल शिफ्ट्स हुए ना साइकोथेरेपी की फील्ड में, ये वाले चीजें इंट्रोड्यूस हुई कहना चाहिए, तब जो है चेंजेस आए। रिसर्च ऑन थेरेपी इफेक्टिवनेस, आउटकम रिसर्च एंड डोज इफेक्ट रिलेशनशिप। Studies began showing that significant change could occur in relatively few sessions, questioning the need for extended therapy for many issues। जब ये देखा गया, जब रिसर्चेज हुई थेरेपी की इफेक्टिवनेस पर कि कोई थेरेपी तो ऐसी है जो क्विक टाइम में कवर हो सकती है और आउटकम भी मिल रहा है, तो क्यों ना अप्लाई किया जाए। तो ऐसी रिसर्चेज से जब हमें देखा गया कि हमें आउटकम मिल रहा है तो उनको अप्लाई किया गया। देन डोज इफेक्ट रिलेशनशिप, जब मैनी क्लाइंट्स अचीव सब्सटेंशियल बेनिफिट्स विद इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ सेशन, तो ये बात वैलिडेट हुई, रिसर्च में वैलिडेट हुई कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है। सोसाइटल चेंजेस, लाइफस्टाइल एंड पेस, मॉडर्न लाइफ फास्ट पेस एंड द नीड फॉर क्विक सॉल्यूशंस टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस हैव मेड ब्रीफ थेरेपी मोर अपीलिंग। ये तो आप वही बात मैं कर रही हूँ जो इतनी देर से मैं एग्जांपल्स आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें चीजें बहुत फास्ट चाहिए, बहुत क्विक चाहिए। किसी भी चीज में देख लीजिए आप, हर चीज में बहुत जल्दी रहती है लोगों को और बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करना चाहते हैं। बिल्कुल पेशेंस जो है वो कम होता जा रहा है। अब जो आने वाली जनरेशन है उनमें तो बचेगा ही नहीं पेशेंस बिल्कुल भी। तो वहां पर उस लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी चीजें होती हैं, करनी पड़ती हैं। और लोगों को मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस भी बहुत हो गई है, लेकिन उस अवेयरनेस के साथ में ये भी चीज आई है कि वो ये भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप उनको सालों साल थेरेपीज कराएं। ना किसी के पास टाइम है, ना कोई भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर चीजों में चाहता है, हर कोई सोल्यूशन क्विक चाहता है। तो ऐसे में भी ये चीजें हो गई। क्लाइंट की डिमांड भी यही है कि भाई जो प्रेफरेंस है वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस को दिया जा रहा है कि शॉर्ट में कोई चीजें हो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से भी चीजें चल रही हैं। स्टिग्मा रिडक्शन, ब्रीफ थेरेपी कैन बी सीन एज लेस स्टिग्मेटाइजिंग। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि डॉक्टर ने अगर आपको मेडिसिन लिखी, एक ही गोली लिखी कोई, तो आपको ऐसा फील होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, डॉक्टर ने एक ही तो गोली बताई, एक ही तो टेबलेट लिखी है इसमें। लेकिन अगर डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन लिखी है, उसके कॉम्बिनेशन लिखे है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले 4 खानी है, लंच के टाइम पर 3 खानी है, शाम को एक इंजेक्शन लगवाना है, तो लगेगा न जाने कौन सा डिजास्टर हमको हो गया है। ऑटोमेटिक है, नॉर्मल है ये। तो यही चीज यहाँ पे भी दिखाती है कि जब क्विक चीजें होंगी तो पर्सन को लगेगा कि हाँ उसकी प्रॉब्लम तो है, उसके लिए बड़ी भी है, वो उसको सॉल्व भी कर रहा है, लेकिन वो जब जल्दी सॉल्व हो रही है तो फिर प्रॉब्लम शायद उतनी बड़ी नहीं है। ये होता भी है। मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, अगर 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है तो लगता है इजी है क्वेश्चन, होता है, यही होता है। और अगर वो 4-5 पेज तक चल रहा है, जैसे अनोवा का क्वेश्चन है, अगर अनोवा आपसे कहा जाए और मीन निकालने को कहा जाए तो मीन तो 2 लाइन में निकल जाएगा, अनोवा 4-5 पेजेस तक जाएगा। तो जिसका सोल्यूशन लंबा होगा वो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट माइंड में फ्रेम कर देगा कि हाँ अनोवा तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मीन निकालना इज वेरी इजी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके सोल्यूशन छोटे हैं। तो यहाँ पे स्टिग्मा में भी रिडक्शन करा गया। थेराप्यूटिक टेक्निक इनोवेशंस, स्ट्रेटेजिक थेरेपी, Milton Erickson's work, among others, showed that strategic intervention could lead to rapid change, influencing models like brief strategic therapy। स्ट्रेटेजिक थेरेपीज को इंट्रोड्यूस किया गया, इनकी वजह से भी ये इसको एक मजबूती मिली कि हाँ भाई ब्रीफ थेरेपीज जो है वो होनी चाहिए। बहुत सारी अलग मोडालिटीज भी आई, क्राइसिस इंटरवेंशन आया, कल्चरल फिट आया। ये सब वो कॉजेज हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रीफ थेरेपीज डेवलप हुई। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया? आपने देखा बहुत सारे फैक्टर्स आपने पढ़ लिए, इसे क्विकली रीड भी कर लीजिए कि यहाँ पे ट्रॉमा ट्रीटमेंट क्रिएट किए गए,
Then success of crisis intervention strategies which are inherently brief showed that immediate focused intervention could be highly effective. और कल्चर के हिसाब से भी चीज़ों को जब अलाइन किया गया तो हमने देखा कि जो ब्रीफ थेरेपीज हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई। तो सिंपल था, ब्रीफ थेरेपीज कुछ डिफिकल्ट नहीं था। पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा अरे हम तो और एग्जाम्पल ऐड कराएंगे एग्जाम में, जो कि अच्छी बात है, करके आइएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। अब इसके बारे में मैं फिर से कहूंगी कि इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगेन, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी को मिस मत कीजिएगा। आज के वीडियो में सभी चीजें थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाली हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है क्या? ये साइको एनालिटिकल थ्योरी की एक ब्रांच है जो फोकस करती है, किस चीज पे फोकस करती है? ऑन द इंटरनलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटरनलाइज्ड रिलेशनशिप होते हैं, उनको डिफाइन, उन पर फोकस करती है। और रेफर टू एज ऑब्जेक्ट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ फिजिकल आइटम बट अनदर पर्सन, पार्ट ऑफ अ पर्सन और इवन एन आइडिया ऑफ अ पर्सन दैट एग्जिस्ट विद इन वन्स साइकी। ये लाइन है समझाने वाली, क्योंकि मुझे पक्का पता है आप इसको पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि लाइन बहुत सिंपल है। ये कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं? आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, कोई भी चीज रैंडम, जैसे मेरे पास ये फोन पड़ा है अभी, एक तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये पेन है मेरे हाथ में, ऑब्जेक्ट हो गया, ये बोर्ड है, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर वो किसी फिजिकल आइटम को ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, और ना सिर्फ वो पर्सन, उससे जुड़ी हुई हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। चाहे उसका कोई थॉट हो, चाहे उसके माइंड में कोई पिक्चर हो, कोई सिनेरियो हो, चाहे उसके कोई इमोशन हो, कुछ भी जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, जो उसकी साइकी में एग्जिस्ट करता है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब उसी ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को हम जब अंडरस्टैंड करते हैं, उसका रिलेशनशिप किससे होगा? उसका रिलेशनशिप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से होगा, राइट? तो दो ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशनशिप को जब हम पढ़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी में आता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब ये थ्योरी किस चीज पे एम्फेसिस करती है? अर्ली रिलेशनशिप पे। ये कहती है कि अवर फर्स्ट रिलेशनशिप्स प्राइमरली विद केयर गिवर शेप अवर इंटरनल वर्ल्ड। एक और बात समझिएगा, क्योंकि ये थ्योरी साइकोडायनामिक्स से एसोसिएटेड है, तो ये आपको चाइल्डहुड की चीजों से जरूर कनेक्ट करेगी। ये जरूर कहेगी कि जो भी आपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट को भी ये कवर करेगी, अनकॉन्शियस को भी ये कवर करेगी, हिडन चीजों को भी ये कवर करेगी ये थ्योरी। तो इस बात को आपको कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक? तो ये कहती है कि जो भी हमारे केयर गिवर्स होते हैं, या हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, जो बिल्कुल हमारी लाइफ के बिगिनिंग फेज में हमारे साथ होते हैं, उनसे हमारी जो रिलेशनशिप है, उसका हमारी लाइफ में आगे चल के फर्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट रिलेशन है ना, तो ध्यान रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहा है। इंटरनल ऑब्जेक्ट्स, देयर आर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एंड अदर फॉर्म्ड फ्रॉम अर्ली इंटरेक्शन। दे इंक्लूड परसेप्शन, इमोशन एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट रिलेशनशिप। ये थ्योरी हमारे इंटरनल ऑब्जेक्ट पे भी फोकस करती है। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या हुआ? इंटरनल का मतलब हो गया कि हमारी कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट प्रोसेस जो डेवलप हुआ था, जैसे कि एक बच्चे के साथ जिस तरीके का व्यवहार बचपन में होता है, उससे वो अपने बारे में एक इमेज डेवलप कर लेता है, सेल्फ इमेज बन गई, तो ये एक इंटरनल ऑब्जेक्ट हो गया जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और उसका भी, उसके बारे में भी हमारे मन में एक थॉट रहता है, तो वो भी जो है इसका एक पार्ट होता है। Psychological development. Object relation theorists argue that development is driven by the need for relationship and the internalization of these interaction rather than just the drives of sex and aggression as Freud initially proposed. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरिस्ट जो है वो ये इस चीज पर डिस्कस करते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे रिलेशनशिप्स पर भी डिपेंडेंट है। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से किस तरह से रिलेशनशिप है, कितना क्लोज रिलेशनशिप है, इस पर भी डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में कुछ की फिगर्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है। ये पर्सनालिटी को डेवलप करने में अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि जब हम दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे ना, कि अर्ली अटैचमेंट पैटर्न्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी जो कि हमारी पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, इमोशनल रेगुलेशन को, इंटरपर्सनल बिहेवियर को, तो ये समझ में आएगा कि कोई भी पर्सन इंटीमेसी में फेल क्यों होता है, किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना क्यों नहीं पाता है। इन चीजों को समझने में, यानी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने में ये थ्योरी हेल्प करती है। इसके कुछ थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशन भी हैं, जैसे कि एक साइकोथेरेपी की तरह भी यूज होती है। ये जो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है, एक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन बन जाती है। The theory has significantly influenced therapy, especially in psychodynamic and psychoanalytical approaches. Therapists look at how current problems might relate to early relational experiences. मैंने आपसे अभी ये बात कही थी कि ये जो थ्योरी है वो हमें
पास्ट चीजों पर लेकर जाएगी कि जिसकी वजह से पर्सन के जो मैलएडेप्टिव ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं। Transference and counter-transference. Therapists use the concept of transference, client's projection of past relationship onto the therapist for insight into client's internal object world and becomes a tool for understanding these dynamics. जो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है, यहाँ पे ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस दोनों का प्रोसेस होता है। मतलब अगर पर्सन ने के माइंड में कोई भी एक पर्सन है जिसको लेकर उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, तो उन इमोशंस को वो अपने थेरेपिस्ट के साथ जो है वो शेयर कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफरेंस के प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहा है, वही ट्रांसफरेंस होता है। और काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है, थेरेपिस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। अब उस पर काउंटर ट्रांसफर क्या हो रहा है, जो उसने हमें भेजा, जो फीलिंग्स उसने हमारे साथ शेयर की, उनका हम काउंटर कैसे कर रहे हैं, वो काउंटर ट्रांसफरेंस हो जाता है। तो उन दोनों का भी यूज होता है, तो ये थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशन को दिखाता है। रिलेशनशिप पे फोकस करता है, तो एक तरीके से रिलेशनशिप थेरेपी हो गई है एक टाइप की, है ना। ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप थ्योरी जो है वो रिलेशनशिप पे फोकस करती है और साथ साथ ये सेल्फ को डेवलप करने की बात करती है। ये कहती है कि हर इंसान का जो एक सेल्फ होता है, ट्रू सेल्फ होता है वर्सेस फॉल्स सेल्फ भी होता है। तो उन दोनों के बीच के स्ट्रगल को ये दिखाती है कि कैसे कोई भी पर्सन ट्रू और फॉल्स सेल्फ से स्ट्रगल करता है और कैसे अपने ट्रू सेल्फ की तक पहुंच सकता है। पैथोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी हेल्प्स एक्सप्लेन वेरियस साइकोपैथोलॉजीज, पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज जो भी होंगे उनको ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। इंटीग्रेशन विद अदर थ्योरीज, ये जो थ्योरी है वो अदर थ्योरीज के साथ में भी कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि अटैचमेंट थ्योरी से कनेक्ट हो सकती है जो कि हमारे अर्ली रिलेशनशिप पर फोकस करती है। पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी ऐसे, क्योंकि केयर गिवर्स का हमारे साथ शुरू में क्या रिलेशनशिप रहा है, सिबलिंग्स का कैसा रहा है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है इसके थ्रू, तो वहां भी हेल्प मिलती है। कल्चरल एंड सोशल एप्लीकेशन थ्योरी एक्सटेंड्स बियॉन्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी टू कंसिडर हाउ कल्चरल एंड सोसाइटल ऑब्जेक्ट्स influence identity and relational patterns, providing a lens for cultural psychology. सोशल वर्क और एजुकेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि फैमिली डायनामिक्स को समझने में, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वहाँ टीचर्स का भी रोल हो सकता है, तो उसको भी समझने में यहाँ पे हेल्प करती है। तो इस तरीके से कुल मिला के ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप थ्योरी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को हेल्प फाउंड करने में हमें हेल्प करती है, फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती है। ओके, अब वो ये जो टॉपिक है ये रिपीट हो गया है आपके नोट्स में, स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग, तो उसको स्किप करेंगे, पढ़ ही चुके हैं, मतलब स्किप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। तो आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ ई काउंसलिंग। प्रीवियस कुछ ईयर्स में ई काउंसलिंग को बड़ा पूछा गया है कि काउंसलिंग यानी ऑनलाइन काउंसलिंग, टेली हेल्थ काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के फेज के बाद से ऑनलाइन वर्ल्ड ही एक जो है अपने आप में बहुत ही स्टेबल वर्ल्ड हो गया है, और उस वर्ल्ड में सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, चीज़ें ऑनलाइन करना बहुत आसान हो गया है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस समय ऑनलाइन, तो काउंसलिंग भी ऑनलाइन ली जाने लगी है। जहाँ पहले एक और ये माना जाता था कि आपको अपने थेरेपिस्ट से फिजिकली मिलना, बातचीत करना, सामने से उन इमोशंस को अच्छी तरीके से ट्रांसफर कर पाना ईजी होता था। लेकिन जब से ई काउंसलिंग का टाइम आया या ई काउंसलिंग जो है वो ज़्यादा एक्टिव हुई, तब से वो फीलिंग जो थी ना कि हमारे थेरेपिस्ट हमारे सामने होंगे या हम तभी उनको अपनी बात समझा पाएंगे, ये वाली चीज़ें साइड हुई थोड़ा सा। तो ये जो थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, this refers to the delivery of therapeutic service through digital platforms such as video call, emails, text message and chat rooms. It is an extension of traditional face-to-face counseling, utilize technology to provide psychological support remotely. इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि कितना भी दूर बैठा हुआ पर्सन है हम उससे इजीली बात कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको मिली है क्योंकि कम टाइम में, मतलब टाइम सेव करते हुए, हम कई सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, जल्दी रिकवरी हो सकती है। क्या क्या फीचर्स होंगे ये काउंसलिंग के, मेरे ख्याल से आप खुद भी लिख सकते हैं इस आंसर को, लेकिन मैं भी फिलहाल पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की दुनिया में आप में से हर कोई जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ चीज़ों को यूज़ कर ही रहा है। तो आप जानते ही होते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाती है, जो लोग बहुत दूर रहते हैं और उनको वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है उनके एरियाज़ में, वो भी उन चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो रिमोट अनअवेलेबिलिटी वाला इशू भी नहीं रहता, एक्सेसिबिलिटी जो है वो ईजी हो जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, जो कई सारे क्लाइंट्स होते हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग लेते हैं, इससे क्या होता है, जो आपकी आइडेंटिटी खुद ही रिवील नहीं होती।
अगर आप चैट पर बात कर रहे हैं किसी से, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक-एक अपना नाम बताएँ, हर चीज़ बताएँ। तो बहुत हद तक जो है वो आपकी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। कन्वीनियंस तो होता ही है, क्योंकि आपको अपने शेड्यूल्स फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आती और ईज़ी हो जाता है अपनी बिज़ी लाइफ़ में से टाइम निकालना, तो हर तरीके से कन्वीनिएंट होती है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये स्टिग्मा को रिड्यूस करती है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं और पर्सन को ये लगता है, पहले जो ये सोचता है कि हम कहीं क्लिनिक से निकलेंगे और हमें कोई मिल गया, तो वो हमें देख लिया उसने। ऐसा किसी के संग हो जाए तो जिस तरीके के सोशल टैबूज़ होते हैं माइंड में, तो वो सब सोचते हुए इंसान नहीं जाता कई बार। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ऑनलाइन चीज़ों को कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि आपने काउंसलिंग ली है। यहाँ पे रीच में भी इंक्रीज़ होता है, क्लाइंट से कनेक्ट करना भी ईज़ी हो जाता है, दोनों तरफ से थेरेपिस्ट के लिए भी ईज़ी हो जाता है और जो है लोकली अवेलेबल जो चीज़ें नहीं होती हैं वो ईज़िली मिल जाती हैं। खुद मैं भी कई बार मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं, तो मैं टाइम सेव करने के लिए क्विकली ऑनलाइन मेडिकेशन की हेल्प ले लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, या मैं कभी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ, कहीं स्टक होती हूँ कि मैं नहीं पहुँच सकती उस समय डॉक्टर के पास में, तो मुझे ईज़ी हो जाता है कि मैं ऑनलाइन जो है वो डॉक्टर का कंसल्टेशन ले लेती हूँ, फटाफट से मेडिकेशन ले लेती हूँ। तो ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं कभी-कभी हमारी ज़रूरत के हिसाब से। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो होगा ही जब आपका टाइम भी बचा रहा है और आपका ट्रैवल भी बचा रहा है, तो ट्रैवल का टाइम भी बचा रहा है, मनी भी बचा रहा है। लेकिन ई-काउंसलिंग में कुछ चैलेंजेस भी हैं, टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी लोकेशन में हैं जहाँ नेटवर्क का इश्यू है, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन वर्बल क्यूज़ की कमी रहती है यहाँ पे। यहाँ पे इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि अगर आप किसी से चैट पे बात कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि अगर आपकी भी कभी किसी फ्रेंड से या आपने किसी क्लोज़ रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है चैट पर, तो आप समझ पाएँगे इस चीज़ को कि लिखी हुई बातों को और बोली गई बातों का, दोनों का जो एक्सप्रेशन होता है बहुत डिफरेंट होता है। हम कुछ लिख रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये एक इश्यू है जो नॉन वर्बल क्यूज़ की कैटेगरी में आता है। एथिकल एंड लीगल कंसर्न, ई काउंसलिंग प्रेजेंट्स चैलेंजेस रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड ज्यूरिडिक्शनल बाउंड्रीज, जैसे कि थेरेपिस्ट प्रैक्टिसिंग अक्रॉस स्टेट और नेशनल बॉर्डर्स में फेस लीगल रेस्ट्रिक्शन। तो कुछ इश्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं। E-counseling offers a modern and accessible alternative to traditional face-to-face therapy, providing convenience, confidentiality and a wider reach for those seeking psychological support. बहुत सारे फायदे हैं ई-काउंसलिंग के। अच्छा, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको एक्चुअली में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको अलग से आप नोट करिए, ये इसके अंदर टॉपिक नहीं है। मैं इसको फिलहाल के लिए 22 टॉपिक नंबर डाल देती हूँ, क्योंकि आपने 22 टॉपिक जो है वो रिपीटेड है, तो इसको समझ लीजिए कि 22nd नंबर पर ये टॉपिक है। ई काउंसलिंग रिसर्च अलग से पूछा गया है, वो कनेक्ट हो गया, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग इशू है जिसको मैं फेस कर रही हूँ, हो सकता है आपके भी पीडीएफ में ये इशू हो, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ई काउंसलिंग रिसर्च है विच इज अ एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ते हैं। इन द ब्रॉडर फील्ड ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, दिस रिसर्च एरिया फोकसेस ऑन द अडेप्टेशन ऑफ थेराप्यूटिक मेथड्स, क्लाइंट काउंसलर डायनामिक्स एंड आउटकम्स व्हेन काउंसलिंग मूव्स फ्रॉम ट्रेडिशनल फेस टू इंटरैक्शन टू वर्चुअल एनवायरनमेंट। जब एक ऐसी फील्ड क्रिएट हुई, यानी कि ई काउंसलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वे में काउंसलिंग करना, ईमेल के थ्रू करना, टेलीफोनिक वे में करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना, तो उस पर रिसर्चेस भी स्टार्ट हुई और उसकी रिसर्च में क्या चीजें निकल कर आई, तो क्या क्या की एलिमेंट्स निकल कर आए, पहले पढ़ते हैं। ई काउंसलिंग रेफर्स टू काउंसलिंग सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल, ईमेल, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। द स्कोप इंक्लूड्स थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, साइको एजुकेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म काउंसलिंग। इसका जो स्कोप है वो इन सारी फील्ड्स को कवर करता है। रिसर्च फोकस एरिया, थेराप्यूटिक अलायंस, एग्जामिनिंग हाउ रेपो, एम्पैथी एंड ट्रस्ट आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड इन अ वर्चुअल सेटिंग। इस चीज पर भी रिसर्च की गई कि क्या उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्लाइंट और थेरेपिस्ट का बन पाता है जो एक फिजिकल सेटिंग में होता है, इस पर रिसर्च की गई। एडेप्टेशन ऑफ मोडालिटीज, यानी कि जो थेरेपीज हम सामने बैठकर पर्सन के साथ में एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इजीली अवेलेबल हो सकेंगी या इजीली एग्जीक्यूट की जा सकेंगी, ये इसके फोकस के एरिया में से आता है एक। उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस, कि जो हम नॉर्मल करते थे, मतलब फिजिकल फॉर्म में करते थे, उसकी जगह पर जब ऑनलाइन हो रहे हैं तो इफेक्टिवनेस में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ये एक रिसर्च का एरिया है। और एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि जो ई काउंसलिंग है वो बैरियर्स को रिड्यूस करती है या नहीं, यानी लोग उसको यूज करना प्रेफर करते हैं या नहीं, इसको भी रिसर्च की के अंदर लिया गया है। कि कई बार होता है ना, जैसे शुरुआत में जब चीजें बहुत ऑनलाइन मिलनी शुरू हुई थी, तो मुझे आज भी वो टाइम याद है, लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। वो कहते थे कि ऑनलाइन में चीजें गलत आ जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम्स हो जाते हैं, तो वो टेंडेंसी को बदलने में वक्त लगा। तो वही चीज है कि इसमें ये
समझने की कोशिश की जाती है रिसर्च में कि क्या वो टेंडेंसी लोगों में है या नहीं है। किन थ्योरेटिकल फाउंडेशंस को ये कवर कर सकती है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, यानी कि जैसे कि एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वो वर्चुअल इंटरेक्शन में एप्लीकेबल हो पाएगा या नहीं? हम किसी के साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन टेलीफोनिक वे में क्या चीजें वर्क कर पाती हैं या नहीं, इमोशंस एक्सप्रेस हो पाते हैं या नहीं? तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को एक फाउंडेशन माना गया इसमें। सिस्टम थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑनलाइन काउंसलिंग फिट्स विद इन लार्जर इकोसिस्टम ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, कि एक बड़े सिस्टम को ये कवर कर पाती है या नहीं। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव मॉडल्स, यहाँ पे सीबीटी जैसे मेथड्स को रिमोट सेटिंग्स में ऑनलाइन यूज किया जा सकता है या नहीं। क्लाइंट काउंसलर डायनामिक्स, रिसर्च delves into how the lack of physical presence affects non-verbal communication and therapeutic engagement। ये वही चीज है अगेन कि जो दोनों का रिलेशनशिप है उसके डायनामिक्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। ये रिसर्च की जाती है कि अगर फिजिकल प्रेजेंस की कमी है तो क्या वो कमी मैटर करती है या उस कमी को किसी तरीके से भी कवर किया जा सकता है, कि कैसे जो काउंसलर हैं कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कनेक्शन थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन। Ethical and legal consideration. E-counseling research addresses privacy, data security, and informed consent specific to digital environments. It also looks at regulatory framework ensuring counselor competency licensure across jurisdictions। यानी कि जो काउंसलर्स हैं ये भी देखना होगा हमें कि ऐसा तो नहीं है कि फेक काउंसलर्स या फेक लोग जो हैं वो ये सब वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है वो बहुत अच्छी टॉक थेरेपी दे सकते हैं लाइक काउंसलर, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल। तो कहीं इस तरीके की चीजें तो नहीं हो रही हैं, ये भी रिसर्च का पार्ट रहता है। टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए काउंसलिंग साइकोलॉजी में, इनोवेशंस करके, एआई बेस्ड टूल का यूज करके, वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट का यूज करके, ये सब रिसर्च का पार्ट रहता है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन जो सेफ हैं, जो टूल्स हैं जो सेफ हैं, जो यूज किए जा सकते हैं। कल्चरल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, अंडरस्टैंडिंग हाउ कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस द एक्सेप्टेबिलिटी एंड परसीव्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ई काउंसलिंग। और ये भी देखेंगे कि एग्जामिनिंग डिस्पैरिटीज इन एसेस टू टेक्नोलॉजी, कि हम मेंटल हेल्थ के लिए अगर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर देगी। देन फ्यूचर डायरेक्शन इन रिसर्च, ब्लेंडिंग अप्रोचेस, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन। कौन कौन से वो फ्यूचर एरियाज हैं जिनको रिसर्च में काउंट किया जा सकता है, कि यानी हाइब्रिड केयर मॉडल्स के साथ क्या इसको कंबाइन किया जा सकता है या नहीं। लॉन्ग टर्म आउटकम्स पर हम वर्क कर सकते हैं, यानी ये ई काउंसलिंग छोटे छोटे सेशंस में ही इफेक्टिव है या बड़े सेशंस भी लिए जा सकते हैं। और ये भी स्टडी करेंगे कि ई काउंसलिंग फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जैसे यूथ पर ही ज्यादा इफेक्टिव होती है या डिसेबिलिटी वाले लोगों को भी कवर किया जा सकता है या ओल्ड एज लोगों को भी कवर किया जा सकता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को भी रिसर्च में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेनिंग एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑनलाइन सेटिंग्स, इन सबको देखा जाता है। तो कुल मिला के काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो ई काउंसलिंग रिसर्च है वो हमें बहुत सारी चीजों पर के बारे में बात करती है रिसर्च, कि जो ई काउंसलिंग में जितने भी एरियाज हो सकते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हमने देखे कि थेरेपी सेशंस का कंडक्शन से लेकर क्लाइंट और जो हमारे थेरेपिस्ट हैं उनके रिलेशनशिप से लेकर, किसी भी थेरेपी को एग्जीक्यूट करने के मेथड से लेकर, यानी कुछ भी एरियाज जो थे, जो भी सब एरियाज पॉसिबल थे, उन सभी में रिसर्च की जा सकती है और वो इसके टॉपिक्स होते हैं। देन कम्स टेक्निक्स यूज इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं एक बार क्विकली देख लेती हूँ कि हमारे जो क्लास का टाइमिंग है वो आज के हिसाब से हमारा भी एक टॉपिक और हो सकता है। मैं चाह रही हूँ उसे कंप्लीट करा जाए, क्योंकि बीच में मैंने टॉपिक थोड़ा क्विक करे थे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक टॉपिक और कवर करेंगे, विच आर टेक्निक्स यूज्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। वैसे आपने ये पढ़ा है पर थोड़ा इलेबोरेशन के साथ यहाँ पे आया है, कुछ चेंजेस हैं उनको कवर कर लेते हैं। सीबीटी में कॉग्निटिव और बिहेवियरल दोनों के ही एप्लीकेशंस होते हैं, और वो सभी टेक्निक्स यूज होती हैं जो कॉग्निटिव में यूज होती हैं और बिहेवियरल में यूज होती हैं। और एक बात और समझने वाली है कि हमारे मैलएडेप्टिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, इमोशंस, बिहेवियर जो भी होते हैं, जो बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट होते हैं, उन सब पर वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे पर्सन के इरेशनल और डिस्टॉर्टेड थॉट को, जिनको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, उन पर वर्क किया जाता है। उन थॉट्स को चैलेंजिंग वे में किया जाता है, जैसे आपने पढ़ा था सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग हो गई या और भी कोई मेथड हो गया, तो वहां पे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करने का काम किया जाता है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग अपने आप में एक लॉन्ग मेथड है, एक बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, अ पर्सन विद सोशल एंजाइटी माइट रिप्लेस द थॉट
Everyone will think I'm stupid. With some people might judge me, but most won't care and I can handle it. इस स्टेटमेंट में आपको काफी नेगेटिव दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, डिस्टॉर्शंस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वो जो पर्सन है उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लाने का जो सफर पूरा करना है और उसके अंदर भी कई सारे स्टेप्स आएंगे, वो सब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में आते हैं। बिहेवियरल एक्टिवेशंस, बहुत सारे बिहेवियरल मेथड हैं, आप जानते हैं बिहेवियरल मेथड ऑलरेडी आप जानते हैं, डिफरेंट टाइप के रीइंफोर्समेंट हो गए, किसी टाइप का पनिशमेंट हो गया, ऐसा कोई भी बिहेवियरल मेथड जिसकी हेल्प से जो थेरेपिस्ट है वो पर्सन को एक्टिविटीज में एंगेज करके उनसे वो डिजायरेबल आउटकम्स की तरफ उनको ला सकता है, वो सभी मेथड इसमें यूज होते हैं। कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस का यूज करके हम पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं। It helps client observe their thoughts and feelings without becoming overwhelmed by them. कई सारी ऐसी टेक्निक्स हो सकती है, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गई, बॉडी स्कैन्स हो गए, मेडिटेशंस हो गए, वो सब माइंडफुलनेस थेरेपीज के अंदर आते हैं। एक्सपोजर थेरेपी में पर्सन जो है उसको जो फियर देने वाली सिचुएशंस होती हैं, फियर प्रोवोकिंग स्टिमुलाई जो होते हैं, कोई फोबिया देने वाले, एंग्जाइटी क्रिएट करने वाले, ऐसे जो भी उसके संग सिनेरियोज होते हैं उनके पास लाया जाता है, उनके एक्सपोज कराया जाता है, बट इन अ वेरी ग्रेजुअल वे, एकदम से किसी को भी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डाला जाता। तो ये सब अपने डिटेल में पढ़े हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कवर करते हुए चल रही हूँ। एक्टिविटी शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज प्लान करके, होमवर्क देके या कुछ ऐसी चीजें प्लान करके जिसमें इन्वॉल्व होकर हम पर्सन को और बेहतर बना सकें, वो सीबीटी के अंदर आते हैं। Graded exposure, it's more structured form of exposure therapy where clients face anxiety provoking situation in a graduated step by step manner. चीज तो वही है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा बेहतर तरीके से बनकर आती है। इस टेक्निक में जो क्लाइंट होता है वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाता है बिना ओवरवेल्म हुए अपने एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सिंपल सी टेक्निक है जिसमें प्रॉब्लम्स को स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और मैनेजेबल स्टेप्स बनाए जाते हैं जिनको इजीली पर्सन एक्वायर कर सके, और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में पर्सन चलता है और अपने लॉजिकल मैथोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो सिंपल है, सीबीटी में काफी प्रैक्टिकल इफेक्टिव टेक्निक्स यूज होती हैं, वो सभी टेक्निक्स आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ी हैं, तो यहाँ पे उनके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हो गए, उनको हमने यहाँ पे टॉपिक्स में बना दिया। तो मैंने तो ज्यादा टाइम आपसे मांगा था, लेकिन मैंने खुद ही बहुत फास्ट कवर कर दिया इसे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, 7th वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, कोई डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।